हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल डॉक्टर बाबा जेई कोटा वाले में। अब यहाँ पे नाम देखो, डॉक्टर बाबा जेई का क्या है। डॉक्टर मतलब नीट और जेई मतलब जेई मेन एंड एडवांस। तो यह चैनल डेडिकेटेड है 11th और 12th के उन बच्चों के लिए जो कि जेई और नीट की तैयारी करते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है ढेर सारा इन्फॉर्मेशन, चाहे वो 12th के बाद कोई भी एग्ज़ाम हो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती है। क्योंकि होता क्या है, बहुत से बच्चों को, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती कौन कौन से एग्ज़ाम है 12th के बाद, और बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती है। तो ऐसा हम होने देंगे नहीं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे फिजिक्स में एचसीवी के सॉल्यूशंस कोटा के काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा बनाया जा रहा है, वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा एक वीक के अंदर। और फिर हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए भी 11th और 12th की कोर्सेज लॉन्च की जाएगी, और इंग्लिश मीडियम में भी काफ़ी अमेजिंग कोर्सेज आएंगे। तो आप इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसको काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, और इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, काफ़ी अच्छाइयाँ हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो अभी तक हमारे एजुकेशन पॉलिसी जो फॉलो की जा रही थी वो थी 1986 में लाई गई थी। राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय, उनके टाइम में ये आया था, और ये काफ़ी ओल्ड वर्जन हो गया था। और चूँकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, और इस चेंज होते हुए समय में अगर आप चेंज नहीं हो गए तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे। तभी तो बोलते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। तो पुराने जो थे हमारे एजुकेशन पॉलिसी, उसमें काफ़ी हैवी लोड होता था करिकुलम्स का, और बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है, करिकुलर में ही लगे रहते थे, लगे पड़े हैं। तो इसलिए इसमें चेंजेस लाए गए हैं, काफ़ी अच्छे चेंजेस। और देखो, एजुकेशन पॉलिसी जो लास्ट ईयर आ गई थी ड्राफ्ट, एक साल अपने पास टाइम था, बहुत से लोगों ने सजेशंस दिए हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखकर। तो पहले क्या था, देखो ये बच्चा बेचारा बोझ से दबा जा रहा है, मतलब किताब के बोझ से ही दब के रह जा। तो अब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा है, इतने बुक को ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक टैब ले जाओ, उसमें सारे चीज़ मिल जाएंगे। जो कि अभी आपको दिखाता हूँ। एक और बच्चा है, वो किस तरह से, ये बच्चा तो गया, ये बच्चा देखो किस तरह से आराम से एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आराम से फ्री माइंडेड होके, और इसमें काफ़ी फीचर्स भी ऐड कर सकता है लोग, तो उसको पढ़ाई को काफ़ी इनोवेटिव बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से अब नया एजुकेशन पॉलिसी आया है जो कि 1986 वाले पॉलिसी को चेंज कर रहा है। तो देखते हैं आज इस पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, सबसे पहले स्कूल एजुकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेज आए हैं। तो इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पॉलिसी का, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। इसमें क्या मेन एम्फेसिस रखा गया है, वो कि यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल चिल्ड्रंस। पहले क्या था, बच्चे बहुत कम इनरोल हो पाते थे, और उसमें भी ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा था। जैसे कि मान लो आपने अगर फर्स्ट क्लास में 100 बच्चे हैं, तो वो आप खुद एक्सपीरियंस करते होगे, या बाकी सब लोगों ने देखा ही होगा। 10th आते आते जो आपके 100 बच्चे थे फर्स्ट क्लास में, 10th क्लास में, उसमें से 50 या उससे कम, बहुत कम, 20-30 बच्चे ही बचते थे। बाकी लोग या तो एजुकेशन ही छोड़ देते थे या कुछ और करने लग जाते थे वो। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है, और इसमें काफ़ी उस चीज़ पे इन्फोसिस दिया गया कि सबको यूनिवर्सल एक्सेस तो मिले, सारे बच्चे इसमें इनरोल रहें। अगला पॉइंट है इसका अर्ली चाइल्डहुड केयर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो कि अब बहुत सारे चाइल्ड केयर के नाम से खुल गए हैं। फैसिलिटी जहाँ पे रहती है, बच्चों को छोड़ दो, आप अपने जॉब के लिए जा रहे हो, जाओ, फिर शाम में बच्चे को पिकअप कर लेना, जो कि काफ़ी महंगा भी होता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, और बच्चे जब पहले जो था वो 5th ईयर के बाद ही पढ़ने लायक माना जाता था बच्चों को। 5 साल के हो गए बच्चे, उसके बाद वो पढ़ेंगे।
तो इसमें क्या हुआ, जबकि रियलिटी क्या है, 3 साल से 5 साल के बच्चे जो होते हैं काफ़ी इनोवेटिव होते हैं, और इस समय आप उनके दिमाग में कुछ भी रख दो वो काफ़ी ज़्यादा एडेप्टिव भी होते हैं और फ्री माइंडेड भी होते हैं। तो इस ईयर को नेगलेक्ट किया जा रहा था, पहले इसका यूज नहीं कर पाते थे हम लोग। तो इस नए पॉलिसी में क्या है, उसको पूरा ध्यान में रखा गया है, और इम्फेसिस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि 3 से 5 साल के बच्चों के लिए होगी। और 10+2 स्ट्रक्चर जो था उसको रिप्लेस करेगा 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर, जो कि 3 से 8 साल के बच्चे के लिए पहला 5 ईयर, उसमें 3 साल आंगनबाड़ी का होगा, उसके बाद फिर स्कूल में इनरोल होगा, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होगा बच्चों के लिए। इसको चलाने के लिए क्या क्या होगा, NCERT डेवलप करेगी कोर्सेज और करिकुलर एक्टिविटीज़, जो कि स्कूल में फॉलो किया जाएगा। तो NCERT विल डेवलप ए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। पेडागोजिकल क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनोवेटिव टीचिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब बच्चों को खेल कूद करके कैसे पढ़ाया जाए, अब छोटे बच्चे हैं तो उनको लगातार लगे पड़े हैं रटाने में, तो वो बच्चा ऊब जाता है और इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो उनको थोड़ा सा इनोवेटिव होकर पढ़ाने पे ध्यान दिया जाएगा प्री स्कूलिंग आंगनवाड़ी में। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी ट्रेन किया जाएगा, और इसको इम्प्लीमेंट करेगी। द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECC विल बी कैरिड आउट jointly by Ministry of HRD, Women and Child Development, Health and Family Welfare and Tribal Affairs। ये चारों मिनिस्ट्रीज मिलके इसको इम्प्लीमेंट करेगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सब कुछ का ख्याल रखा गया है। अब इस एक चीज़ और है इस पॉलिसी में, मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो है इसका नाम चेंज होकर अब क्या हो जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर हो जाएगा। ये काफ़ी लॉन्ग ड्यू जो अभी हमारी सरकार है, इन लोगों का था कि ह्यूमन कोई रिसोर्स नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को चेंज करके इसका नाम एजुकेशन मिनिस्टर ही रहना चाहिए, जो कि 1986 से पहले था। 1986 के बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम चेंज होके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कर गया था, तो उसको फिर से चेंज किया गया है इसमें। अगला देखो, अब इस तरह से इनोवेटिव आइडिया से कुछ बच्चों को पढ़ाने का कोशिश किया जाएगा, कुछ लाइव एग्जांपल्स लिए जाएंगे, क्लास में डेमोन्स्ट्रेशंस किया जाएगा, जो कि बच्चे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके। अब क्या है, अटेनिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें क्या होगा, रिकॉग्नाइज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एज ए अर्जेंट एंड नेसेसरी prerequisite of learning। NEP 2020 calls for setting up a national mission on foundational literacy and numeracy by HRD Ministry, and it will be prepared an implementation plan for attaining universal foundational literacy। मतलब क्या है कि फाउंडेशन लिटरेसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एंड नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। क्या होता है कि फॉरेन में बहुत से और अच्छे जो भी एजुकेटेड स्टेट्स हैं या एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग बुक्स काफ़ी पढ़ते हैं और उनसे जो भी कुछ सीखा उनको जनरल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। बट बहुत से लोगों के पास वो एजुकेशन होता ही नहीं है जिसके थ्रू वो बुक पढ़ सकें, उस लेवल का एजुकेशन भी नहीं होता है, तो वो इस फ़ायदा का कोई भी लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये नेशनल बुक प्रमोशनल पॉलिसी को भी फॉर्मुलेट किया जाएगा, जिसमें क्या होता है, आपको बुक्स को पढ़ने के लिए इनकरेज किया जाता है और उससे आइडियाज़ लेके आप उसको इम्प्लीमेंट करो और उसको अपने लाइफ में यूजफुल रखो। अगला क्या है इसमें, द नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी क्या होता है, इन्विजन्स ए नॉलेज सोसाइटी इम्ब्यूटेड विथ एन अवेयरनेस दैट कम्स फ्रॉम रीडिंग ऑफ बुक। रीडिंग ऑफ बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे आपको बहुत सारे अवेयरनेसेज और बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, तो उसको ये प्रमोट करती है नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, जो कि इसके द्वारा अब इनको फॉर्मुलेट किया जाएगा इस पॉलिसी के द्वारा, जो कि पहले नेग्लेक्टेड था। अगला क्या है अपना, रिफॉर्म्स इन स्कूल करिकुला एंड पेडागोगी। इसमें क्या होगा,
स्कूल के करिकुलम से उनमें रिफॉर्म लिया जाएगा और 21st सेंचुरी स्किल्स को प्रमोट किया जाएगा। कंप्यूटर चलाना या और भी टेक्निकल वर्क्स जो भी हैं बहुत सारे, उनको आपको चलाना सिखाया जाएगा, ताकि आप उसको 6th ग्रेड के बाद उसको अपने और 6th ग्रेड के बाद वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 6th ग्रेड एंड विल इंक्लूड इंटर्नशिप, मतलब इंटर्नशिप भी 6th ग्रेड से ही, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। 6th ग्रेड के बाद से ही आपको एक रियल लाइफ में किस तरह से काम आते हैं, क्या चीज़ें काम आती है और उनको किस तरह से हमें यूज करना है, इसके बारे में बताया जाएगा, इंडस्ट्रीज में घुमाया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। रियल लाइफ एक्सपीरियंस जब मिलता है लोगों को तो लोग उसको काफ़ी अच्छे से लेते हैं और उस हिसाब से पढ़ते हैं, और लोगों को अपना इंटरेस्ट समझने में भी काफ़ी आसानी होती है जब वो इस चीज़ों का एक्सपीरियंस काफ़ी अर्ली कर लेते हैं। तो ये है इसमें, वोकेशनल एजुकेशन इज एजुकेशन दैट प्रिपेयर्स पीपल टू वर्क एज ए टेक्नीशियन और टू मेक एन एम्प्लॉयमेंट इन ए स्किल, क्राफ्ट और ट्रेड। मतलब क्या है, एक तरह से ये काफ़ी अच्छा चीज़ है जो कि होना चाहिए। बहुत से लोगों को पार्ट टाइम कुछ करने का मौका भी मिल जाएगा और आगे बढ़ते रहेंगे लोग। A new and comprehensive national curricular framework for school education NCFSC 2021 will be developed by NCERT। ये सारे करिकुलम और फ्रेमवर्क क्या क्या करना है वो NCERT डेवलप करेगी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, मल्टी लिंग्विनिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। इसमें क्या होगा, रीजनल लैंग्वेज पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ फिर से एक बार क्या होता है कि बहुत से लोग अपने रीजनल जो मदर टंग है या उसके रीजनल लैंग्वेजेज हैं उसको थोड़ा सा पढ़ लिख क्या लिया, वो एडवांस बनने के चक्कर में इंग्लिश के पीछे पड़ जाता है भाई, जो कि अच्छी बात नहीं है। अपने रीजनल लैंग्वेजेज को भी प्रमोट करते रहना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पहले था कि 5th ग्रेड तक एक सब्जेक्ट आपका होता था रीजनल का, अब वो 8th और उसके आगे भी होगा। और संस्कृत को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है, संस्कृत भी एक सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। और बहुत सारे क्विजेज और एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट वो सब होते रहेगा। लैंग्वेज ऑफ इंडिया जो कि इंडियन लैंग्वेज है उसके बारे में, और बच्चे जो है उसमें भाग ले सकते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव वगैरह में, जिसमें कि काफ़ी अच्छे प्राइजेज वगैरह मिलते रहेंगे। तो आगे क्या है, इसका अगला पॉइंट है असेसमेंट रिफॉर्म्स। NAP 2020 envisages a shift from समेटिव असेसमेंट। मतलब इसमें क्या था कि एक साथ एक ही बार में पूरा जितना पढ़ा रट्टा मार के एग्ज़ाम में लिखो और एग्ज़ाम में जो नंबर आएगा वही आपका नॉलेज है, वही आपने सीखा है। बट इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा एनालिटिकल रीजनिंग और उसके क्या क्या व्यू पॉइंट है बच्चे के, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और 10th और 12th का देखो, वही बताया था मैंने पहले ही, बोर्ड एग्जाम ऑफ ग्रेड 10 एंड 12 विल कंटिन्यू बट रीडिजाइन विथ होलिस्टिक डेवलपमेंट एज द एम। सिर्फ किताबी कीड़ा बनने वाला काम नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी पहले तो भेजा फरा हो जाता था बच्चों का, रट्टा मार के बस पास कर लो और हो गया, आप तेज़ है। अगर नंबर नहीं आ सका तो आप तेज़ नहीं है, भले ही आपकी एनालिटिकल पावर काफ़ी अच्छी हो या आप चीज़ों को काफ़ी तेज़ी से ग्रैस्प करते हो, बट नंबर नहीं आया तो वो अच्छा नहीं माना जाता था, जो कि अब नहीं होगा, उसको चेंज किया जाएगा। अगला पॉइंट है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें क्या होगा, काफ़ी जो कि जेंडर इंक्लूजन के बारे में बात किया जाएगा। अभी भी गर्ल्स को एजुकेशन के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए और स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा, जहाँ पे कि डिसएडवांटेज रीजन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के रीजन से या फिर छत्तीसगढ़ के रीजन है। छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे, जो कि जैसे प्रयास एक था प्रोजेक्ट, उसमें वहाँ के लोग बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती थी और पढ़ाया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा होलिस्टिक रूप में होगी, पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है।
इट विल सपोर्ट, और क्या होगा, और फाउंडेशन स्टेज से लेके हायर एजुकेशन तक सब सपोर्ट मिलेगा और बच्चों को काफ़ी इनकरेज किया जाएगा। बाल भवन बनाए जाएंगे, जैसे बोला था मैंने प्रयास में वो मिलता था फैसिलिटी, हॉस्टल वगैरह सब मिलता था, और वहाँ टीचर भी साथ में बच्चों के साथ में रहते थे और वहाँ पे पढ़ाते थे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये बाल भवन वगैरह बनाया जाएगा, सामाजिक चेतना केंद्र बनाया जाएगा और उसके द्वारा इंक्लूसिव एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, जो कि एक बार और काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब एक चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भैया बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। पढ़ाने वाला अगर ज़्यादा अच्छा नहीं है, सही आदमी को आपने नहीं चुना है, तो वो आम इमली कुछ पढ़ा के चला जाएगा कुछ भी पढ़ा के, तो फिर फ़ायदा नहीं है बच्चे का। पढ़ना है आम, पढ़ लिया इमली, जो कि बहुत से स्टेट में अभी जो बहुत ही डिजास्टर्स तरीके से नए टीचर्स की बहाली हुई है, जो कि पहले अगर 10 टीचर थे और बच्चों को संभाल लेते थे पूरे स्कूल को, वो 50 टीचर मिलकर नहीं संभाल पाते हैं, जो कि एजुकेशन सिस्टम के लिए काफ़ी डेंजरस है। अभी कुछ स्टेट का नाम लेना ठीक नहीं होगा, वहाँ पे आप देखोगे कि पहले का बच्चा था अगर 10th पास है तो वो 10th पास होने के बाद 10th के नीचे के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के काफ़ी अच्छा अपना रोजगार एक चला सकता था। बट अब जो 10th पास है उसको तो 5th क्लास के बच्चे का कुछ सवाल दे दो, उसे आता ही नहीं है भाई, बस पास कर लिया किसी तरह, पता नहीं कैसे तो हो गया। तो नॉलेज लेवल काफ़ी ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है लोगों का, तो उस पर ध्यान दिया गया है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा है। सही लोगों को सही जगह लगाना चाहिए। तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स डेवलप किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद NCERT और SCERT, ये सारे बॉडीज हैं जो कि इससे कंसल्ट करके टीचर्स की रिक्रूटमेंट और करियर पाथ को बनाया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगला पॉइंट है स्कूल गवर्नेंस। स्कूल गवर्नेंस में क्या होता है, अब वहाँ पे क्लस्टर बना दिए जाएंगे और वो सब मिलके आपस में कोलैबोरेट करके और फिर एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक लाइब्रेरीज एंड स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल टीचर कम्युनिटी मिलके अपना मैनेज करेंगे, जो कि सही चीज़ है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्सीलरेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, एसिडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। इसमें क्या होगा, स्टेट वाले मिलके अपना अपना कुछ बनाएंगे ट्रांसपेरेंट बॉडी, जो कि रेगुलेट करेगी स्कूल एजुकेशन के बारे में। ये अपने काम का ज़्यादा मतलब ये गवर्नमेंट का काम है अपना। इसमें अब देखते हैं हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन में क्या क्या होने वाला है। हायर एजुकेशन में बहुत बड़ी परिवर्तन होने वाली है, जो कि अभी जो भी आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। इसमें क्या होगा, इंक्रीज GER टू 50% बाय 2035। मतलब क्या होता है, GER होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब कितने बच्चे ने एडमिशन लिया और कितने बच्चे हायर एजुकेशन तक जा पाए, जो कि काफ़ी लेस है, जो कि क्या है अभी 26% मात्र है, उसको बढ़ा के 50% करने का टारगेट है। तो NEP 2020 aims to increase the gross enrollment ratio in higher education including vocational education from 26.3% to 50% by 2035। मतलब around 3.5 crore new seats will be added to higher education which is huge। ये काफ़ी बड़ी बात है और ज़रूरी भी था ना, क्योंकि देखो पॉपुलेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है और उस रेशियो में तो सीट्स बढ़ती नहीं है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो अच्छे कॉलेजेस में सीट उतना ही है, बस लोग ज़्यादा हो गए हैं तो कैसे पढ़ेंगे। प्राइवेट में फीस ज़्यादा है, क्वालिटी कम है, तो इस वजह से इतना सीट और ऐड होगा, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। अब एक चीज़ और इसमें जो काफ़ी अच्छा मुझे लगा वो है होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। अब पहले क्या होता है, आप जैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया तो लगे पड़े हैं 4 साल तक, मन नहीं है फिर भी लगे रहेंगे। बट इसमें क्या होगा,
The policy envisages board-based multidisciplinary holistic undergraduate education with flexible curricular creative combination of subjects, integration of vocational education and multiple entry and exit points with appropriate certification। ये काफ़ी ज़रूरी था, ये पॉइंट तो भाई स्टार मार्क करने वाला है, जो कि ज़रूरी था। अब बच्चे एडमिशन ले लिए इंजीनियरिंग में, उस समय पता नहीं था, भीड़ जा रही थी, पीछे पीछे चले गए। बट जब कॉलेज में गए तो पता चला अरे भैया हमें तो ये समझ ही ठीक से नहीं आता, मेरा तो पैशन मेडिकल था, उसमें ज़्यादा मज़े आ रहे थे बायोलॉजी पढ़ने में, कहाँ फंस गया मैं, गलती से नंबर आ गए मैथ में ज़्यादा, इसके चक्कर में यहाँ आ गया। तो क्या होता है यहाँ पे आप उस समय कहीं कुछ चेंज कर नहीं सकते, या फिर कोई और स्ट्रीम में जाना है, किसी गलत स्ट्रीम में फंस गए। एज एग्जाम्पल ले रहा था मैं इंजीनियरिंग मेडिकल, जो क्योंकि वो काफ़ी कॉमन सब स्ट्रीम है तो इसलिए उसका एग्जाम्पल लिया था। तो एडमिशन ले लिया तो उसको चेंज ही नहीं कर पाते हैं। आर्ट में घुस गए तो अब आर्ट में ही पढ़ेगा वो, अब साइंस में नहीं जा सकता है, ऐसी बैरियर्स नहीं होगी। अब भाई साइंस पढ़ना है तो ठीक है, एक आध एग्जाम दे ले, साइंस के जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आते हैं तो साइंस वाले स्ट्रीम में आ जाओ, जो कि काफ़ी सही रहेगा, होना भी चाहिए। तो यूजी एजुकेशन कैन बी ऑफ 3 to 4 years विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। तो जब मन करे निकल लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन विथ इन दैट पीरियड। अब उस टाइम में आपने कुछ पढ़ा, उसका सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा ना, तो वो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेट आफ्टर 1 year, एडवांस डिप्लोमा आफ्टर 2 year, बैचलर डिग्री आफ्टर 3 year एंड बैचलर विथ रिसर्च आफ्टर 4 years। तो इस तरह से वो मिलेंगे। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है इसमें। अगला पॉइंट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये सब है कि उसको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या किया जाएगा। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि डिजिटली को स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडेंशियल्स फ्रॉम डिफरेंट HEIs so that can be transferred and counted towards final degree earned। ये क्या है मतलब ये हुआ कि आपने फर्स्ट ईयर मान लिया किसी स्ट्रीम में पढ़ा, सेकेंड ईयर आपको पसंद नहीं आया, कुछ और किया, तो वो सारे जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, वो क्रेडिट जो आपका होगा वो ऐड होता जाएगा और वो स्कोर बन के और ऑनलाइन वो ट्रांसफ़र होता रहेगा। जहाँ जिस चीज़ में है उस चीज़ में वो उतना रहेगा और उसको आपको ऐड होते होते फाइनल डिग्री जो अर्न होगा तो सारे ऐड होके उसमें आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या है अगला पॉइंट, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज स्टार्ट किए जाएंगे एट पार विथ IITs। ये बोलना आसान है, एट पार विथ IITs थोड़ा टफ काम है, बट अच्छी बात है, करेंगे। टू बी सेटअप एज मॉडल्स फॉर बेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री। मतलब पूरा हाई लेवल का मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो देखते हैं। अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड। अब ये एक नया बॉडी क्रिएट करेंगे ये लोग, फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। अब रिसर्च कल्चर तो बिल्कुल कम हो जाता है एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में, बस घुटते जाओ और वहाँ जाके एग्जाम में लिख दो, नंबर आ जाएंगे। नंबर आ गए तो आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी, नंबर कम आए तो पढ़ाई ठीक से नहीं करी थी लगता है, ऐसा लोग बोल देंगे। तो रिसर्च कल्चर और बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन पे ये ध्यान देगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक बार फिर काफ़ी अच्छा चीज़ है। अब रेगुलेटरी बॉडी, जिसका रेगुलेशन कौन करेगा इसके बारे में दिया हुआ है इसमें। तो रेगुलेशन के लिए क्या होगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ये सेटअप किया जाएगा। इसमें बहुत सारे बॉडीज मिलके इसको देखरेख करेंगे। तो जब सेटअप होगा तो इसमें फिर चेंजेस भी आएंगे, तो जो कि भी ठीक ही है, ये रेगुलेट करेगा सब कुछ को। अब उसके बाद क्या है, रेशनलाइज इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल ट्रांसफॉर्म इनटू लार्ज वेल रिसोर्स्ड vibrant multidisciplinary institutes providing high quality teaching research and community engagement, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। रिसर्च इंसेंटिव यूनिवर्सिटीज टू टीचिंग इंसेंटिव यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनोमस। ये मतलब
यूनिवर्सिटी का जो डिफिनीशन होगा वो स्पेक्ट्रम के साथ वो चेंज होता रहेगा। रिसर्च इंटेंटिव यूनिवर्सिटीज, फिर टीचिंग इंटेंटिव, फिर उसके बाद ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, उनको मतलब कैसे वो आगे बढ़ता जाएगा। मतलब क्या होगा, एफिलिएशन ऑफ कॉलेज इज टू बी phased out in 15 years and a stage-wise mechanism is to be established for granting graded autonomy to the college। मतलब कॉलेज को ऑटोनॉमी दिया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इन्विसेज दैट एवरी कॉलेज वुड डेवलप इनटू आइदर ए ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ ए यूनिवर्सिटी, जो कि अच्छा रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, मोटिवेटेड इनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टीज को इसमें रिक्रूट किया जाएगा। एनईपी मेक्स एन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेक्स रिकमेंडेशंस फॉर मोटिवेटिंग इनर्जाइज्ड एंड बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ फैकल्टी थ्रू क्लियरली डिफाइंड इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट, फ्रीडम टू डिजाइन करिकुलर पेडागॉगी, इंसेंटिवाइजिंग एक्सेलेंस मूवमेंट। अब क्या होता है, देखो ये टीचर पढ़ा रहे हैं, इनका खुद इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में, बट क्या करें, मजबूरी में पढ़ा रहे हैं और कोई काम में मन लगा नहीं तो पढ़ाने लग गए हैं। तो बच्चे क्या ऊँग रहे हैं, उबासियाँ ले रहे हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो जब पढ़ने में मज़ा ही नहीं आ रहा है तो फिर सीखेगा कहाँ से। तो इस पर ध्यान दिया जाएगा, मोटिवेटेड रहें, इनर्जाइज रहें, तो बच्चे थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे भी। तो ऐसे टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए करिकुलर एक्टिविटीज डिज़ाइन किया जाएगा। और ये टीचर को इस तरह से कुछ, जब टीचर पढ़ाए तो दिमाग की बत्ती जल जाए बच्चों की, इस तरह से पढ़ाए, तो इस तरह से ध्यान दिया जाएगा। बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद होगा टीचर एजुकेशन, ए न्यू एंड कम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 will be formulated by the NCTE in consultation with NCERT, and by 2030 the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed degree. Stringent action will be taken against stand-alone teacher educational institutions। अब क्या होगा इसमें, स्ट्रिंजेंट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट सब स्टैंडर्ड स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब B.Ed डिग्री तो होना ही चाहिए। टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। अब मेंटरिंग मिशन में क्या होगा, ए नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग विल बी एस्टैब्लिश्ड विथ ए लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर या रिटायर्ड फैकल्टीज। वो इसको मॉनिटर करेंगे, भैया ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो कि अच्छा है। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स, अगेन ये दिया जाएगा ST/SC OBC एंड अदर स्पेशली एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल विल बी एक्सपेंडेड टू सपोर्ट फोस्टर एंड ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट जो कि रिसीव कर रहे हैं स्कॉलरशिप। वो पढ़ रहा है कि नहीं देखना ज़रूरी है। पता चला एजुकेशन स्कॉलरशिप लेके वो अय्याशी कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो कि अच्छी चीज़ है। बहुत से बार क्या होता है, फैसिलिटी नहीं होती है पास में, तो डिस्टेंस लर्निंग पे ध्यान देना ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन कोर्सेज दिया जाएगा, डिजिटल रिपोजिटरीज, फंडिंग फॉर रिसर्च, इम्प्रूव्ड स्टूडेंट सर्विस, ये सब दिया जाएगा, जो कि अच्छा है। ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन, अब भाई कोरोना के टाइम में तो ऑनलाइन ही चल रहा है, बाकी सब तो बंद है। तो अभी तो पता चल ही रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन एजुकेशन। तो पूरा सेटअप, उसका मॉनिटरिंग, उसको प्रमोट करना काफ़ी ज़रूरी है ऑनलाइन एजुकेशन को। और वैसे भी जो एजुकेशन सिस्टम अभी चल रहा है उसमें पुराने तरीके से पढ़ाया जाता है, जो कि अच्छा है। बट अगर उसमें हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को ऐड कर दें, थोड़े से एनिमेशंस दिखा दें क्लास में, तो सीधा दिमाग में इंटर कर जाती है बातें, वो फिर कोई भूलता नहीं है। तो हाइब्रिड क्लास एक तरह से एजुकेशन में लाना काफ़ी अच्छा रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन का मिक्स
क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे पढ़ते तो हैं बट डिसिप्लिन ठीक से मेंटेन नहीं होता है, तो वो आउटपुट तो नहीं आ पाता है उस लेवल का जितना कि आना चाहिए। तो फिर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, वही जो मैं बता रहा था, टेक्नोलॉजी का यूज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे आपका एक विजुअलाइजेशन हो जाता है कि हाँ ऐसी चीज़ें होती है, इस तरह से हुआ था, तो वो एक्सपेरिमेंट देखने के बाद काफ़ी अच्छा रहता है। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज है, इसको प्रमोट किया जाएगा जो कि अच्छा रहेगा। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत आ गया था, डिवाइस हैंग कर गया था, तो कुछ 2-4 सेकंड के लिए रुक गया था, उसके लिए सॉरी। सो प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज, इसमें क्या होगा, प्राकृत जो भी अपना लैंग्वेज है, पाली, पर्शियन एंड प्राकृत लैंग्वेज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत के लिए स्ट्रेंथन किया जाएगा। संस्कृत और अदर लैंग्वेज के लिए हायर एजुकेशन इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। अब एक चीज़, एक और यहाँ पे अच्छी चीज़ है, ये भी अच्छा है बट ये ज़्यादा अच्छा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और स्टूडेंट एंड फैकल्टी मोबिलिटी एंड अलाउ एंट्री ऑफ टॉप वर्ल्ड रैंक्ड यूनिवर्सिटीज टू ओपन कैंपसेज इन आवर कंट्री। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, बच्चे को ग्लोबल एक्सपीरियंस मिलेगा, कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से होती है दुनिया, कैसे चलती है, पता चलेगा, अच्छी बात है। अब प्रोफेशनल एजुकेशन, all professional educations will be an integral part of a higher education system. Stand alone technical universities, health service university, health science universities, legal and agricultural universities etc will aim to become multidisciplinary education। मतलब खाली इसमें मेडिकल का ही होगा, खाली इंजीनियरिंग का होगा, ऐसा नहीं होगा, बाकी उस सब बाकी डिसिप्लिनरीज को भी, बाकी स्ट्रीम्स को भी उसमें कोलैबोरेट करने की कोशिश की जाएगी, सबको मिला के। अब क्योंकि फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो ही जाता है, कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उसमें बाकी डिसिप्लिनरीज भी ऐड हो गए। अब एडल्ट एजुकेशन, इसमें क्या होगा, पॉलिसी एम्स टू अचीव 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी, इसमें एडल्ट लिटरेसी पे भी ध्यान दिया जाएगा। फाइनेंसिंग एजुकेशन, the center and state will work together to increase the public investment, public investment जो कि एजुकेशन सेक्टर में 6% ऑफ GDP तक ले जाने के लिए ये लोग चाह रहे हैं एट द अर्लीस्ट, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा। तो ये था एजुकेशन पॉलिसी 2020। होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, और थोड़े से व्यू पॉइंट्स मेरे भी इसमें आ गए थे, तो जो भी आपको पसंद आए या कुछ गड़बड़ लगे या कुछ अपना सजेशन देना चाहें तो स्ट्रांगली वेलकम, कमेंट में बताएं, उस पर अमल करेंगे। बाकी डॉक्टर बाबा जेई कोटा वाले को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीट और जेई और इससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस पर मिलता रहेगा। और बाबा के दरबार में आए हैं तो घंटा तो बजा के ही जाना आप, ताकि आपको कोई भी अगली वीडियो आए तो आप को नोटिफिकेशन मिल जाए और उसको देख सको एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। ओके, थैंक यू, बाय बाय।